हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो फोर्थ ट्रॉफी शुरू होने जा रहा है उसका पहला मैच जो लिस्टेड है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच में। तो काफ़ी दिनों से हम तो क्रिकेट के बीच में ही हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट के बीच में हम नहीं थे और सही फॉर्मेट में जो जिस तरह क्रिकेट मैं पसंद करता हूँ वो अभी दिनों से आया नहीं था। बीच में T20 टूर्नामेंट हुआ था जो वाइटलिटी ब्लास्ट, आपको पता ही होगा, वो था। और लगातार 4 डे मैचेस हो रहे थे, लेकिन अभी सही मायने में जिस कारण के लिए हमारा चैनल है वो उस तरह के टूर्नामेंट्स आने शुरू हुए हैं। 50 ओवर टूर्नामेंट या फिर लिस्ट ए जो हम कहते हैं, तो ये एक मतलब ऐसे लोग जो शायद एक दिन में ही रिजल्ट पसंद करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि जो प्लेयर का जिस तरह का पोटेंशियल है उसे उस तरह का मौका मिले, स्टैटिस्टिकली और एनालिटिकली जो जो चीज़ें हमें सामने मिल रही है उसके बेसिस पर हम जाए और काम पे भी आए, तो उनके लिए भी ये मैचेस काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि 50 ओवर मतलब काफ़ी टाइम होता है हर एक प्लेयर के पास अपना पोटेंशियल दिखाने का, चाहे वो बॉलर हो जाए चाहे वो बैट्समैन हो जाए। और यहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने होते हैं ये टूर्नामेंट्स, और 4 डे मैचेस की तरह आपको बहुत दिनों तक वेट भी नहीं करना पड़ता रिजल्ट और पैसे दोनों के लिए। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा ये टूर्नामेंट। हालांकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 सीज़नों में न्यूजीलैंड के मैचेस से, अगर मैं ओवरऑल न्यूजीलैंड के मैचेस की बात करूँ तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स या स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर आपको जो मिल रहे हैं उसके बेसिस पर आप नहीं देखेंगे मैचेस हो रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि अगर 4 डे मैचेस की मैं तुलना करूं तो हमने साउथ अफ्रीका के मैचेस भी करे हैं, पाकिस्तान का भी रिसेंटली हम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के भी करे हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी करे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कुछ हद तक ठीक ठाक रहा है। साउथ अफ्रीका तो A to Z आप देख ही सकते हैं, जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा ही जा रहा है। बहुत ही रेयर हो रहा है जब इधर उधर थोड़ा एक आध हो जाए। लेकिन न्यूजीलैंड में प्लंकेट शील्ड आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं चीज़ें, कुछ हद तक इधर उधर हो जाते हैं। और ये सिर्फ प्लंकेट शील्ड की बात नहीं है, प्लंकेट शील्ड तो मैंने इसी सीज़न में करना शुरू किया है। पिछले सीज़न से अगर मैं बात करूँ, चाहे वो फोर्थ ट्रॉफी हो जाए चाहे वो सुपर स्मैश हो जाए जो कि T20 टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट तो चलता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी तरीके से अपना जो है कंसंट्रेशन यहाँ पे मत लगा देना, और पैसा भी यहाँ पर पूरा नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा खेल करके खेलो, ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जैसे कि 4 मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए, ऐसे कॉन्टेस्ट खेलो जहाँ से अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करो तो आपका फ़ायदा काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। पूरी तरीके से आप सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे ही हर मैच पे आपको दिखेगा ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई होता है लेकिन वो खेलते नहीं हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरी तरीके से रिसर्च की बेसिस पे भी नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा अपना गट फीलिंग या फिर आप तुक्का ही कह लो उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी तो यहाँ पर जो आपको लिए प्रोवाइडेड होती हैं वो तो है ही, और कुछ हद तक सिलेक्शन परसेंटेज इन सबके मिश्रण के साथ ही हम ये मैचेस खेल सकते हैं, और उसके बाद रिजल्ट भी हैं जो अच्छे आते हैं। आई होप पिछले सीज़न की तरह उस तरह का नहीं जाए। पिछले सीज़न में अच्छा गया था, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरा कुछ हुआ था। जो हमारे साथ पिछले सीज़न से हैं उनको पता ही होगा कि अच्छा गया था, लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है डोमेस्टिक मैचेस में उस लेवल का वो नहीं था अन्य टूर्नामेंट से तुलना में, अन्य कंट्रीज़ में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो आई होप वो पिछले सीज़न से भी ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है कोवम ओवल न्यू। ठीक है, ये न्यू वर्ड को समझना ज़रूरी है। ये है वंगरी में, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का होम ग्राउंड है। तो आज के मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स होने वाली है होम टीम। ठीक है, ऑकलैंड पिछले सीजन की चैंपियन रही है, फाइनल में वो जीते थे और लीग टेबल में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ खास नहीं गया था पिछला सीजन, फोर्थ पोजीशन पे उन्होंने खत्म करा हुआ था। और इस सीजन में भी आप देख ही सकते हैं प्लंकेट शील्ड में भी बड़े बड़े नाम को लेने के बावजूद भी कुछ खास वो कर नहीं पाए थे। जो जो मैचेस हमने कवर करे थे आपको पता ही होगा। आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो ऑकलैंड 4-1 से आगे चल रही है। इस ग्राउंड में अगर बात करी जाए तो ये 2 ग्राउंड है वंगरी में। एक है कोवम ओवल जो पुराना वाला था, और ये है नया वाला। पुराना वाला मैदान जो था वो 2017 में वहाँ पे आखिरी मैचेस हुए थे, और उसके बाद से 2018 से यहाँ पे ही मैचेस हो रहे हैं। 2018 में एक मैच हुआ था, वो नो रिजल्ट रह गया था। और पिछले सीजन में जो 2 मैचेस हुए थे नए वाले में, दोनों ही मैचेस में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करी थी। ओल्ड मतलब जो मैंने आपको बताया 2017 में यहाँ पे जो लास्ट हुआ था वहाँ पर हालांकि उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन नए वाले में जो मैचेस कंप्लीट हुए हैं अभी तक वो जीते हैं। वेदर की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेदर 50 ओवर क्रिकेट में आगे आपको हमेशा ही कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। वेदर यहाँ पे थोड़ा सा बारिश के आसार हैं ड्यूरिंग टॉस भी, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। लेकिन जो चीज़ है कन्फर्मली वो है ओवरकास्ट कंडीशन, मतलब बादल रहेंगे। ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशन में क्या होता है, ओवरकास्ट कंडीशन में क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो
पेसर्स जो होते हैं इनिशियली उनको काफ़ी मूवमेंट मिलता है और जो हवा चलता है उसका भी फ़ायदा उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरकास्ट कंडीशन में जब भी आपको ये चीज़ मैं बताऊं तो ये चीज़ आपको कंसिडरेशन रखना है कि टॉस जीत के जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, टॉस का कोई मतलब नहीं है, जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है उनसे आप इनिशियली 1-2 विकेट जल्दी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है ओवरकास्ट कंडीशन में। अगर अब मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि गिरेगा ही विकेट, लेकिन गिरते हैं 80-85% चांसेस में ऐसे होते हैं कि पहले 10 ओवर के भीतर ही आपको 2-3 जल्दी विकेट गिरने को दिख जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। ये है पिछले सीजन के परफॉर्मर्स, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ऑकलैंड के मैचेस में जो चीज़ आपको सबसे बड़ी दिक्कत में डालती है वो है उनकी बैटिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी टीम में भर भर के बैट्समैन हैं। सीन सोलिया, मार्क चैपमैन, गप्टिल, फिलिप्स, बेन हॉर्न, कॉलिन मनरो, रॉबर्ट ओडोनेल का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो भर भर के इनके पास बैट्समैन होते हैं और इसी के ऊपर डिपेंड करके इन्होंने जो है पिछले सीजन में जीत हासिल करी थी टूर्नामेंट में। बॉलिंग ठीक ठाक है, मतलब काम चलाने लायक तो है लेकिन उतना खास नहीं, लेकिन बैटिंग इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी मतलब बैट्समैन उनके पास है। इससे एक चीज़ हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है एज ए फैंटेसी प्लेयर कि क्रेडिट का बहुत बड़ा इशू आता है। और दूसरी जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है आप किसको छोड़ के किसको लेंगे ये भी बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तो इनिशियली कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कम आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब सारे वापस आ जाएंगे तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको खलेगी। नॉर्दर्न डिशेस के होकर ब्राउनिल, वाटलिंग, क्लार्क, कूपर, ये कुछ प्लेयर्स थे। आप देख लीजिएगा, मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। अभी प्लंकेट शील्ड का जो परफॉर्मेंस हुआ है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि यही से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म के साथ आ रहा है। ठीक है, जो जो प्लेयर प्लंकेट शील्ड में खेले थे ऑफकोर्स उनका ही बता पाएंगे हम, बाकियों का तो नहीं बता पाएंगे। तो इस हिसाब से जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं ऑकलैंड की टीम में, बेन हॉर्न काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं वो। ठीक है, हालांकि मेजोरिटी ऑफ द रन्स जो उन्होंने बनाए थे वो ऑकलैंड के घर पे बनाया था, ये आपको पता ही होगा। जो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था कि ऑकलैंड के घर पे बेन हॉर्न का कैसा रहता है। और ग्रेम बेगिन हाईली इनकन्सिस्टेंट तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन चले हैं उस दिन काफ़ी बड़ा आप नोटिस कर सकते हैं। 5 इनिंग्स में 168, उनमें से एक में 108 और दूसरे में अगर 50 ही बनाया हो तो बाकी 3 इनिंग्स मिलाकर 10, यही इनका चलता है। और नॉर्दर्न डिशेस के होकर जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से वाटलिंग, जीत रवाल और कूपर के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। इनमें से जीत रवाल कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र नहीं आए हैं, डिस्पाइट 4 डे मैचेस था जो कि उनका मतलब जोन है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास वो कर नहीं पाए थे अभी तक। ऑकलैंड के होकर जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से दनरू फार्न्स आपको दिख जाएंगे, बाकी जेमिसन सोलिया तो अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिशेस के होकर अनुराग वर्मा और ब्रेट रैंडल। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम बिल्कुल पुराने वाले से ही स्टार्ट करेंगे, आखिरी जो 5 मैचेस हुए हैं वहाँ से। तो ये जो मैच हुआ था ये हुआ था वंगराई में, ये है पुराना वाला वंगराई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैच हुए थे ऑकलैंड ने बनाया था 299, रवाल का यहाँ पर रन था। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड का पार्ट अभी नहीं है। 8 विकेट यहाँ पे गिरे थे, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई, जहाँ पे वाटलिंग के रन आपको दिख जाएंगे और कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दूसरा मैच, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर ही देखने को मिलेगा। रन तो 268 ही था, ज़्यादा रन नहीं था, लेकिन उसको भी चेस करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत तो करना पड़ा। जहाँ पे यहाँ से हैम्पटन और यहाँ से सिन सोलिया जो कि अवेलेबल नहीं है, रॉबर्ट ओडोनेल के परफॉर्मेंस थे। बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, आप देख ही सकते हैं। आप कोशिश करिए रन्स जो बन रहे हैं उसको देखने का। यहाँ पर भी आपने ज़्यादा रन नहीं देखा था। यहाँ पर चलिए बना था ऑकलैंड की तरफ से 299, कोई शतक वगैरह बनाया हुआ था किसी ने, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में। और यहाँ पर भी ऑकलैंड की तरफ से किसी का शतक आया था तो तभी जाके वो जीते थे। अगला मैच 275, ये हुआ था लिंकन में। जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से पॉपली आपको दिख जाएंगे और कोई अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड की तरफ से यहाँ पर भी एक शतक बना था, जहाँ जो बनाया था मनरो ने, और ये डकवर्थ से जीत हासिल करा था। अगला मैच, ये एक लौता मैच है जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीती है इस फिक्चर में अभी तक, और यही एक लौता मैच है जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे भिड़े थे। ऊपर आपने वंगराई में एक मैच देखा था, लेकिन वो था पुराना वाला। यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अभी तक नया वाला आने के बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एक भी मैच हारी नहीं है, तो ये उस मैचेस में से है, 2 मैचेस में से एक ये है। रन बने 237, ज़्यादा रन नहीं बना था, जहाँ पर कटन, क्लार्क, हैम्पटन, वाकर का परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। बेल लिस्टर ने यहाँ पर निकाले थे 6 विकेट। ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी ख़राब रही थी, फिर भी आपको मनरो के परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। और बॉलिंग से बेन गिब्सन के यहाँ पर विकेट से, वाकर ने बॉलिंग से भी 2 विकेट निकाले थे वर्मा के साथ। ठीक है, तो ये है आखिरी बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुए थे, और ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने उस मैच में परफॉर्म करा हुआ था।
और अगला मैच अगर हम देखेंगे जो आखिरी मैच है इन दोनों टीमों का ओवरऑल, तो यहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को फिर से हराया था ऑकलैंड ने। फिर से यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया था ऑकलैंड ने, जहाँ पर हॉर्न, जेमिसन और ओडोनल के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, रैंडल के यहाँ पर विकेट से। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेस नहीं कर पाई थी। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कुछ टाइम पे ऑकलैंड की तरफ से कुछ प्लेयर्स ने बड़े इनिंग्स भी खेले हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें बहुत ज़्यादा टोटल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। एक या दो बार ऐसा हुआ है जहाँ पर ऑकलैंड ने 290 के ऊपर कम से कम बनाया हो, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अभी तक हमें कुछ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और आखिरी जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पर आप देख ही सकते हैं, वहाँ पर भी कम स्कोर बने थे। एक और चीज़ जो कंसीडर करने वाली है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो ऑफकोर्स इवन ऑकलैंड के तरफ से भी हमें काफ़ी नीचे तक बैटिंग को ले जाना पड़ रहा है। अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स हमें दिखे हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि विकेट्स के जिस तरह से 20 अमाउंट में गिर रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को हमेशा ही एक्ट पे आना पड़ रहा है। ऑकलैंड की बैटिंग तो ओवरऑल अच्छी रही है, इसीलिए इस पिक्चर में वो आगे हैं, लेकिन उनके तरफ से भी आना पड़ रहा है बैट्समैनों को, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो ऑफकोर्स आना ही पड़ता है, क्योंकि उनका बैटिंग यहाँ पर वैसे भी अच्छा हुआ नहीं है हिस्टोरिकली। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखते रहे विकेट कितने गिरे, यहाँ पर 10 गिरे, यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर 10 जो आखिरी मैच इस ग्राउंड पे हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पर 8 गिरे। यहाँ पर 36 ओवर का मैच था तो 5 विकेट गिरे। उसके बाद 8, 10, यहाँ पर फिर से 8, 10, तो मिनिमम 8 से नीचे तो लगभग विकेट यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं। और रन्स जो है वो हाईएस्ट यही है 299, और एक मैच में 291 बने थे, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओवरऑल 250 से 260 के भीतर एवरेज चल रहा है ऑकलैंड का, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का ऑफकोर्स उससे नीचे ही गया है। बॉलरों में से कुछ बॉलर्स, मतलब हर मैच पे आपको कोई ना कोई बॉलर दिख जाएंगे जिन्होंने कम से कम 3 या उससे ज़्यादा विकेट तो निकाला है। यहाँ पर कोई बॉलर थे जो कि अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर बैरी थे जो कि ये भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैक्लिनगन, बोल्ट, रॉनी हीरा, यहाँ पर तो चलिए मैच पूरा हुआ नहीं था। उसके बाद यहाँ पर 6 विकेट निकाला किसी ने, यहाँ पर 5 विकेट किसी ने, ठीक है, यहाँ पर 3 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। तो आप नोटिस कर सकते हैं बॉलरों का कंसिस्टेंटली यहाँ पर डोमिनेशन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन जिस अमाउंट में आप शायद उम्मीद रख सकते हैं, स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से जिनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग होती है, वो भी कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाए हैं, ठीक है। और ये जो मैच आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरी तरीके से ऑकलैंड के जो प्लेयर्स अवेलेबल होने चाहिए ये सारे अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी इनसे ना हुआ ये रन। परफॉर्मर्स की बात करें तो जो अवेलेबल हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, उनमें से आपको रॉबर्ट ओडोनल का परफॉर्मेंस दिख जाएगा। 4 में से 2 बार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। रॉबर्ट ओडोनल, मैंने लॉन्गर फॉर्मेट जो क्रिकेट की बात मैंने करी थी 4 डे मैचेस की, वहाँ पर ही मैंने बताया था काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर है, लेकिन क्योंकि वो 4 डे मैचेस होता है तो 50-60 रन वहाँ पर ज़्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर करेगा, ठीक है। काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, इनसे आप बहुत बड़े बड़े शतक की ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन एक कंसिस्टेंटली 30-40 के भीतर तो स्कोर बना ही देते हैं, जो कि 50 ओवर क्रिकेट में या फिर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में काफ़ी मायने रखता है। तो जो थॉट प्रोसेस हमारा था ना उन 4 डे मैचेस में, यहाँ पर थोड़ा बदलना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से होकर जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से हैम्पटन का नाम आपको यहाँ से दिख जाएगा। बॉलरों में से कोई खास अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअलिटी के मामले में थोड़ा सा नाम यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस और बाकी ग्राउंड से हमें जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ग्राउंड में क्योंकि 2 ही मैचेस हुए हैं नए वाले ग्राउंड में, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं पुराने वाले ग्राउंड की कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा, तो एंड तक सुनते जाना। इस ग्राउंड में 2 मैचेस हुए हैं। एक तो जो ऊपर आपने देखा हेड टू हेड हुआ था ऑकलैंड के साथ ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का। टॉस यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, इवन पुराने वाले जो कोभम ओवल था वहाँ पर भी और यहाँ पर भी टॉस जीता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने, और उन्होंने पहले करी है बैटिंग, ठीक है। जैसे जैसे मैच आगे निकलता जा रहा है रन्स यहाँ पर बने कम, और स्पिनर जो यहाँ पर खेल रहे थे वाकर, उनके यहाँ पर 2 विकेट थे। ऑफकोर्स पेसर्स का ही डोमिनेशन रह रहा है, लेकिन स्पिनर का भी रोल आ रहा है, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जबकि फर्स्ट इनिंग्स में आपको दिखेगा कुछ उतना खास कुछ नहीं था, हालांकि डेलपोर्ट ने यहाँ पर 2 विकेट निकाला था। उसके बाद अगला मैच फिर से टॉस यहाँ पर जीती थी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। फिर से देखिए 249, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था। डेवचिच और वाटलिंग के यहाँ पर रन्स थे, पेसर्स के ज़्यादा विकेट, और वेलिंगटन यहाँ पर 167 पर निपट गई। आप नोटिस कर सकते हैं लगभग सिमिलर स्कोर, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर भी लगभग यहाँ पर सिमिलर 237, 249, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 9 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। रन्स बनाने वाले प्लेयर्स यहाँ पे ये कुछ थे, और यहाँ पर डेवचिच और वाटलिंग,
बॉलरों में से फिर से आपको रैंडल के विकेट्स दिख जाएंगे, साथ में वॉकर के। ठीक है, तो वॉकर के दोनों ही मैच में विकेट्स थे, टोटल 5 विकेट थे उनके 2 मैचेस में। बाकी बैट्समैनों के नाम बदलते गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन बड़ा इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं आ रहा। ओवरऑल जो टीम का टोटल हो रहा है वो हो रहा है काफ़ी कम है, और चेजिंग यहाँ पे काफ़ी दिक्कत में डाल रही है किसी भी टीम को। और ये मैं सिर्फ इस ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर मैं पुराने वाले कोपा मोबाइल से की बात करूँ तो यहाँ पर भी यही चीज़ मैंने देखी है। ठीक है, टॉस जीतकर 90% मैचेस में, मतलब 9 आउट ऑफ 10 मैचेस में टीमों ने पहले बैटिंग करी है। बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि कोई बहुत बड़ा कोई इनिंग्स खेल के गया हो, मतलब 200 250 200 नहीं 250 260 के भीतर ही स्कोर बन रहे हैं और वो विनेबल भी हो रहा है। एक ही मैच मैंने देखा था, एक बहुत ही पुराना वाला, जहाँ पर 300 के ऊपर स्कोर बना था, किसी ने शतक लगाया था, तो ऐसा। और वो ऑफकोर्स चेज तो हुआ नहीं था, लेकिन 250 260 के भीतर यहाँ पर विनेबल टोटल मुझे दिख रहा है, और टॉस जीत के टीमें यहाँ पर बैटिंग कर रही है। तो यह है हिस्ट्री और यह है सारी चीज़ें। अभी देखिए क्या है कि ओवरकास्ट कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि टीमें टॉस जीत के फील्डिंग भी लें। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मेरे लिए है कि अभी तक तो मैंने 90% मैचेस में टीमों को टॉस जीत के बैटिंग करते हुए देखा है, और रिजल्ट भी बैटिंग फर्स्ट टीमों के सपोर्ट में गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहता है तो शायद ही हो कि कोई टीम टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन लें। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या कर रही है टीमें टॉस के बाद, और क्या उनका कहना है टॉस के समय पे, और क्या प्लेइंग 11 आ रही है। तो उस हिसाब से हम हमारा थॉट प्रोसेस जो है लीड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो मुझे लगता है कि टीमें टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहेंगी, और दूसरी इनिंग्स में बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। इवन बैटिंग यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में भी कम हो रहा है रन, लेकिन दूसरी इनिंग में यहाँ पर रन और भी ज़्यादा कम हो रहे हैं। ये सिर्फ मैं इस वाले ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं जो पुराना वाला था कोभल ओवल ओल्ड, वहाँ पर भी मैं यही चीज़ नोटिस करी है। ठीक है, 250 से 260 विनेबल स्कोर है, और विकेट्स यहाँ पे भतेरा गिर रहे हैं। पेसर्स का डोमिनेशन तो है ही, साथ में स्पिनर्स के भी बीच बीच में 1-2 करके विकेट है। एक आध नाम तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है। एक नाम मैं आपको नोटिफाई करवाना चाहूँगा, वो है बीजे वाटलिंग। बीजे वाटलिंग का यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्कोर है, मतलब हर मैच में 50 या 100 नहीं बना रहे शायद, लेकिन हमेशा ही 25 से 30 के भीतर उनका टोटल चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक के तौर पे आपके सामने आ जाते हैं, और शायद कैप्टनसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि शायद कीपिंग करेंगे टीम के, तो अगर 50-55 रन बना देते हैं और 2-3 कैच अगर पकड़ लें तो आपके लिए काफ़ी पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो ऐसा हो सकता है प्लेइंग 11 ऑकलैंड की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली उनको काफ़ी पीछे धकेल दे रहा है। कॉलिन मनरो ओपनिंग करेंगे। उसके बाद पिछले सीजन में उन्होंने विल ओडोनेल से काफ़ी मैचेस में ओपनिंग करवाई हुई है, लेकिन विल ओडोनेल मेरे हिसाब से तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे नहीं दिखा है इनको ज़्यादा बॉलिंग देते हुए। तो फिर से आप उम्मीद रख सकते हैं कि इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जाएगी, बैटिंग से ही जो अगर करेंगे तो करेंगे। उसके बाद ग्रेम बेगिन भी ओपनिंग कर सकते हैं, मतलब ये तीनों में से कोई दोनों ओपनिंग करेंगे, बाकी लाइनअप आने के बाद तो हम कंफर्म हो ही जाएंगे। उसके बाद रॉडन है, ये भी डेब्यू करने ही वाले हैं, और ठीक ठाक है, मतलब मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। बड़ी लीग में अगर आप चाहो ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में सजेस्ट मैं नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट स्कोरर मुझे नज़र नहीं आए हैं। उसके बाद रॉबर्ट ओडोनेल, इनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, टीम के कैप्टन भी हैं, और हेड टू हेड में भी उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। आपने देखा है 4 में से 2 बार 50+ स्कोर उन्होंने बनाया हुआ है। बेन हॉर्न अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, और अगर लो स्कोरिंग इनकाउंटर होता है तो क्या पता उनके कीपिंग के जो पॉइंट्स हो वो भी आपके काफ़ी काम पे आ जाए। ओली प्रिंगल, विल समरवाइल, बेन लिस्टर, दानड्रू फर्न्स, उसके बाद हैरिसन और रास्टरब्राग में से कोई एक खेलेंगे। इनमें से अगर मैं बताऊं, समरवाइल बैटिंग कर सकते हैं, ओली प्रिंगल भी बैटिंग कर सकते हैं। समरवाइल हो सकता है अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिले तो विद द बॉल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। ओली प्रिंगल ओपनिंग बॉलिंग पे भी आ सकते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ओली प्रिंगल और ये हैरिसन, ये दोनों काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, मतलब बड़े बड़े टोटल बना के आए हैं लोअर लेवल क्रिकेट में, तो बैटिंग ये कर सकते हैं, और बाकी बॉलिंग से जो करेंगे वो करेंगे। बेन लिस्टर तो ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद दानड्रू फर्न्स, काइल जेमिसन के रहने के बाद उनका थोड़ा सा हल्का पड़ गया था परफॉर्मेंस, लेकिन अभी टीम की मेन बॉलिंग अटैक में ये दोनों रहेंगे, तो आप इनसे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उम्मीद रख सकते हैं। और रास्टरब्राग शायद इनको मौका मिलेगा, अगर मौका मिलता है तो एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर ही खेलेंगे, और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन है। तो यही चीज़ें हैं। सामने वाली टीम की बात करी जाए तो जीत रवाल के साथ कटने क्लार्क जो है ये ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद एंटन डेफशिश, भरत पॉपली, डीन ब्राउनिल, बेन वाटलिंग, बीजे वाटलिंग, उसके बाद ब्रेट हैम्पटन, नील वागनर,
वाकर और उसके बाद इन तीनों में से कोई दो खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है अनुराग वर्मा और गिब्सन के साथ ही टीम जा सकती है, या फिर रैंडल, देखना पड़ेगा ये प्लेइंग बनाने के बाद। यहाँ से बात करें तो जीत रवल हाईली इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, ठीक है। इवन इन 4 डे मैचेस में जो कि उनका जोन होता है जहाँ पर वो मतलब काफ़ी नाम कमा के आए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। 2 मैच में 50+ उन्होंने स्कोर बनाया है, लेकिन इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। लेकिन हाँ, सेफ रहेंगे जब काफ़ी लोग देखेंगे बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो लोग नाम के साथ ही ऑफकोर्स जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके ऊपर है। कर्टन क्लार्क बिल्कुल फॉर्म पे नहीं नजर आए हैं फ्लंकेटशीट में। मेरे ख्याल से एक भी मैच में 20 के ऊपर भी उन्होंने टोटल नहीं बनाया हुआ है, लेकिन एक जो मैच उन्होंने इस ग्राउंड पे खेला था उन्होंने इनिशियली स्कोर बनाया हुआ था। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कर्टन क्लार्क के बारे में वो है, इनिशियली टूर्नामेंट के शुरुआत में वो हमेशा ही अच्छा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली वो अच्छा करते हैं। तो यही है, बाकी फॉर्म तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। एंटोन डेविस आपकी टीम में डिफ़ॉल्ट आ जाना चाहिए बैट्समैन सेक्शन में, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। और फॉर्म के बारे में मुझे इनका जो फॉर्म है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई मैचेज इन्होंने रिसेंटली कुछ खेला नहीं है। बॉलिंग करेंगे और बाकी सारी जनता इनको लेने वाली है, तो मुझे लगता है आप भी इनके साथ जा सकते हो। भरत पब्ली, डीन ब्राउनिल, इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। भरत पब्ली काफ़ी अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं, लोअर लेवल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर लेवल क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं और कंसिस्टेंटली इन्होंने स्कोर करा हुआ है। हमेशा ही 25 से 30 रन के भीतर उनका स्टार्ट है और उसको बड़े रन में भी तब्दील करा हुआ है, ठीक है। डीन ब्राउनिल का मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन 2 मैचेस मैंने देखे हैं। एक में इन्होंने बनाया था 97 और एक में शायद 15 के भीतर आउट हो चुके थे। अभी इससे तो कुछ खास बता नहीं सकते हम, लेकिन भारत पब्लिक का मैंने देखा है और आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो उनको, अगर दोनों में से किसी एक को लेना है तो। उसके बाद बीजे वाटलिंग मेरे लिए तो मस्ट हैव है, और मुझे नहीं लगता कि कीपर सेक्शन में है तो इनको कोई छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ब्रेट हैम्पटन एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। बैटिंग में रिकॉर्ड इनके ठीक ठाक है, इस ग्राउंड पे भी उनके परफॉर्मेंसेज हैं, और बॉलिंग भी कुछ हद तक करवाएंगे, 4-5 ओवर तो मिनिमम करवा ही देंगे। उसके बाद नील वैगनर ऑटोमेटिक चॉइस आपके लिए बन जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको ड्रॉप करने का। अभी क्या है, नील वैगनर के आने के बाद ये जो बॉलर्स हैं बाकी के, अनुराग वर्मा, गिब्सन, रैंडल जो भी होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी और इनके ओवर भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर नील वैगनर नहीं होते तो अनुराग वर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे, ओपनिंग बॉलिंग करते, डेथ ओवर में बॉलिंग करते, लेकिन नील वैगनर के आने के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि रन्स यहाँ पे कम बन रहे हैं, तो ऐसे किसी बॉलर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली स्मॉल लीग में जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई हो और जो ओपनिंग बॉलिंग के आसपास करने आते हैं। तो उस हिसाब से नील वैगनर और यहाँ से अनुराग वर्मा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, नील वैगनर ओपनिंग बॉलिंग पे भी आएंगे, तो यहाँ से वैगनर, गिब्सन और रैंडल में से मतलब जो भी खेलेंगे ये ओपनिंग बॉलिंग पे आएंगे और आ सकते हैं। और यहाँ पर लिस्टर, फर्न्स और ओली प्रिंगल, ये तीनों ऑप्शन हैं दोनों टीमों की तरफ से जो ओपनिंग बॉलिंग पे आ सकते हैं। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करी जाए, तो ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो प्लेयर्स हैं, ये मुझे लगता है आपके स्मॉल लीग टीम में ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ से बीजे वाटलिंग, हॉर्न, रॉबर्ट ओडोनिल इस तरह के फॉर्मेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके 30-40 रन भी और रिकॉर्ड्स भी इनके साथ ही हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये फॉर्म पर नहीं है, ठीक है, भले ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े टोटल नहीं बनाया हो, लेकिन रन्स उन्होंने कंसिस्टेंटली बनाया हुआ है। उसके बाद वैगनर, सोमरवाइल और वाकर में से कोई एक, ये टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। स्पेशली जो भी बॉलर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे आप उनको ले सकते हैं। दोनों का ही एक चीज़ है कि ये स्पिनर भी हैं और थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। सोमरवाइल हो सकता है सिलेक्शन परसेंटेज इनका हाई हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी टॉस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आप। उसके बाद डेवचिच, मुनरो और हैम्पटन। पंट की बात करें तो विल ओडोनिल, हैरिसन अगर खेलते हैं तो राष्ट्रब्राग, भरत पॉपली और जो वाकर, इनमें से विल ओडोनिल, इनके पास एबिलिटी है बड़े इनिंग्स खेलने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैटिंग से मुझे तो इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी बॉलिंग से जो करें वो करें, अगर बॉलिंग मिलती है तो, क्योंकि पिछले सीजन में तो बिल्कुल भी उनको बॉलिंग नहीं दी जाती थी। अभी देखना होगा कि अभी बॉलिंग से दी जाती है या नहीं। अगर दी जाती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, इवन कैप्टन चॉइस भी बन सकते हैं बड़ी लीग के लिए, ऑफकोर्स स्मॉल लीग में नहीं। और हैरिसन ये तो बैटिंग कर सकते हैं, मैंने बता दिया, ओली प्रिंगल के साथ। और भारत पपली जो अच्छे फॉर्म पर हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहो अपने स्मॉल लीग में इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो, ट्राई ही करना बस, इससे ज़्यादा मत करना। और बड़ी लीग में ये जो ऑप्शंस हैं, ये आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। स्पेशली पहले के जो 3-4 नाम है, ये कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें, अभी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का ज़्यादा है जो कि खेलेंगे नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं यही सोच रहा हूँ जो अभी ज़्यादा हैं और जो लोग कम से कम प्लंकेट शीट फॉलो करे होंगे उस हिसाब से ही मैंने ये सोचा है। बाकी कुछ अदर बदर भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ऑकलैंड की तरफ से मुनरो तो है ही, मुनरो का सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है और ये खेलेंगे भी। उसके बाद बेन हॉर्न, रॉबर्ट ओडोनिल को काफ़ी लोग ले सकते हैं।
जो पिछले सीजन में 4 ट्रॉफी खेले हों या फिर इस सीजन में भी जिन्होंने इनका नाम तो कम से कम सुना ही होगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो विल ओडोनेल, प्रिंगल या हैडिसन में से जो भी खेलेंगे, मेरे ख्याल से दोनों भी खेल सकते हैं। और विल सोमरवाइल्ड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के होकर डेफचिच और वाटलिंग अभी सेवन स्ट्रीट में है। उसके बाद रवाल, नाम इनका ज़्यादा होगा तो लोग इनको लेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। बाकी फॉर्म के मैंने बारे में बता दिया है आपको। हैम्पटन और वैगनर उसके बाद वॉकर और पॉपली ब्राउनल में से कोई है, अगर बैट्समैन में से देखना है तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं बॉलिंग हेवी ही टीम मैंने बनाई हुई है। सोमरवाइल और वाकर को मैंने दोनों को रखा है, अगर आपको एक को लेना है तो टॉस के बेसिस पर आप देख लेना। ओली प्रिंगल को रखा है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं। रायन हैरिसन भी इसी सूची में आ जाते हैं। लिस्टर वैगनर तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे। अगर आप सोमरवाइल और वाकर में से किसी एक को ले रहे हो तो ऑकलैंड की तरफ से आपके पास ऑप्शन के तौर पर आते ऑर्लैंडो सेशन में आ जाते हैं धनरूप फंड्स, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपके पास आ जाते हैं रैंडल और गिब्सन में से कोई एक, और अनुराग बर्मई, मतलब जो भी खेलेंगे उस हिसाब से। और यहाँ पर बैट्समैन सेक्शन में जीत रवाल, अगर लोगों को नहीं पता होगा कि मतलब किसको लेना है तो जीत रवाल और ब्राउनिल, इन दोनों में से किसी को लोग ले सकते हैं। ब्राउनिल के बारे में मैंने बता दिया और जीत रवाल के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या है नहीं है। अगर आपको फिर भी बैट्समैन में से किसी एक को लेना है तो मैं थोड़ा आपको सजेस्ट करूंगा आप भारत पॉपली के साथ जा सकते हैं। विल ओडोनेल अगर बॉलिंग करते ना तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते, लेकिन बॉलिंग करेंगे या नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पिच में थोड़ा सा स्लोनेस भी है, विकेट भी मिलने के चांसेस हैं स्पिनर्स को, ऐसी कोई बात नहीं है। और बैटिंग तो ये अच्छी खासी कर ही लेते हैं, हालांकि पिछले सीजन में मौके इनको मिले थे, कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि जो बंदा मतलब रिसेंटली अच्छे खासे फॉर्मेट्स में भी अच्छे खासे रन बना के आ रहा है तो ये फॉर्म पर तो है। बाकी क्या होगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सेफ कॉम्बो है। मैक्सिमम आप एक बॉलर कम करके शायद डीन ब्राउनिल या अगर रवाल को लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो बस यही कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए मुनरो के बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर आपने ऊपर नोटिस करी होगी पिछले सीजन में या फिर उससे पहले वाले सीजन में भी मुनरो के जो भी 50 बने हैं ना उसको उन्होंने 100 में तब्दील किया है, लेकिन उसके कम कुछ स्कोर नहीं है, या तो 100 या तो नहीं, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी उनको मतलब उनका दिन आ जाता है ना वहाँ पे वो अकेले ही मैच खत्म कर देते हैं। तो स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनको ड्रॉप करो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता मुनरो क्या करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में एक ही मैच था, हालांकि अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो एक मैच में मैंने इस ग्राउंड पे 300 ही बनते हुए देखे हैं। अगर बीच में यहाँ पर मुनरो या फिर यहाँ से डीन ब्राउनिल की तरह कोई पागल हो जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन क्योंकि बनना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है मुनरो को स्ट्रगल तो हो सकता है। तो बड़ी लीग में ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी लीग में रखना ज़रूर। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ जाना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ी बहुत शायद बॉलिंग भी करवा दे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे इनसे नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। मेरे लिए सेफेस्ट कैप्टन चॉइस बॉलरों में से ही कोई हो सकते हैं, स्पेशली ओपनिंग बॉलिंग पे जो आएंगे तो यहाँ से नील वैगनर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद बेन लिस्टर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सीजन की शुरुआत में हमेशा अच्छा करते हैं, ठीक है। चाहे आप सुपर स्मैश की बात कर लें, चाहे आप 4 ट्रॉफी की बात कर लें, पिछले सीजन में हमेशा उन्होंने इनिशियल मैचेस में अच्छा करा हुआ है। तो ये दोनों हैं, या फिर कीपर सेक्शन में बीजे वाटलिंग, जो पिछले वाले जो मैच मतलब मैदान था, मतलब कोवल ओवल जो पुराना वाला था, वहाँ पर उन्होंने कंसिस्टेंट रन बनाया हुआ है, फॉर्म पे भी है, कीपिंग के पॉइंट्स तो आपको दे ही देंगे। तो ये एक है। और डेपचिच, हालांकि इनके फॉर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बॉलिंग करवाएंगे सबसे बड़ी बात तो, और यही चीज़ है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। बहुत ही बड़ा रिस्क लेना है और बड़ी लीग में ट्राई करने वाले अगर आप ऑप्शंस की बातें कर रहे हो तो हैम्पटन यहाँ से आ जाते हैं। और बेन हॉर्न को हो सकता है स्मॉल लीग में अभी भी लोग कम से कम वाइस कैप्टन बना के ला सकते हैं, जो थोड़ा बहुत मतलब देखे होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह उस हिसाब से। बाकी हैम्पटन एक जेन्युइन ऑप्शन हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी इनके साथ है, फॉर्म पे भी हैं, ये बॉलिंग भी करवाएंगे, तो ये ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट वगैरह आती रहती हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर लास्ट मोमेंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो ज्वाइन हो जाना, सब कुछ फ्री में है और सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।